हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के जी एस बाई राज सर क्लासेस में। दोस्तों, यूपीएससी, पीएससी, रेलवे, एसएससी ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए आपको ये क्लास हेल्पफुल होगी। और बताना चाहेंगे, आज की क्लास जो है हमारी, जो क्लास नंबर 2 थी, उसका कुछ छूटा हुआ भाग रह गया था। उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। भारत की भौगोलिक अवस्थिति के बारे में हम जानकारी लेंगे। पूरा भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं हम महेश कुमार वर्णवाल से। चलिए आगे चलते हैं, हमारे क्लास आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आगे क्या है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत पाकिस्तान सीमा निर्धारण और बहुत सारे तथ्य पढ़ेंगे, उसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। चलिए चलते हैं, क्लास आगे बढ़ाते हैं। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा पूर्णतः स्थलीय एवं कृत्रिम है, जो कश्मीर से आरंभ होकर पंजाब, पश्चिमी राजस्थान और कच्छ प्रदेश तक, गुजरात के वहाँ तक विस्तृत है। पाकिस्तान शासित कश्मीर का सीमांत क्षेत्र पर्वतीय है, जो पीओके है। इस पर पाकिस्तान अवैध रूप से अधिकार किए हुए गुजरात, राजस्थान व पंजाब की पाकिस्तान के मध्य लगभग 3323 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बनाता है। चलिए और देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सतलज, रावी नदियाँ कुछ दूरी तक प्राकृतिक सीमा बनाती हैं। अमृतसर जिले, रावी नदी और दक्षिण की ओर फिरोजपुर जिले में सतलज नदी भारत और पाक सीमा का निर्धारण करती है। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए वर्ष 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान और भारत के बीच की नियंत्रण रेखा का निर्धारण किया गया है। चलिए अब देखते हैं हम कौन कौन सी रेखा है। रेडक्लिफ रेखा के बारे में जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों, रेडक्लिफ जो रेखा है, विभाजन के बाद जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था 15 अगस्त सन 1947 को, तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना था और 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ था। तो दोस्तों देखते हैं, भारत के विभाजन के बाद 17 अगस्त 1947 को, आप याद रखिए ये डेट, किसी किसी बुक में मिलता है 15 अगस्त 1947, लेकिन दोस्तों महेश कुमार वर्णवाल जो है ऑथेंटिक बुक है, इसमें 17 अगस्त 1947 को दिया है। भारत व पाकिस्तान के बीच निर्धारित की गई सीमा रेडक्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। इस रेखा का निर्धारण बॉर्डर कमीशन द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? बॉर्डर कमीशन के द्वारा किया गया था। कमीशन को पंजाब व बंगाल प्रांत का विभाजन हिंदू व मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर करना था। चूँकि इस कमीशन के अध्यक्ष सर सिरिल रेडक्लिफ थे, इन्हीं के नाम पर सीमा क्षेत्र का नाम रेडक्लिफ रेखा रख दिया गया। चलिए नियंत्रण रेखा देखते हैं, जिसको एलओसी बोलते हैं। एलओसी का फुल फॉर्म है लाइन ऑफ कंट्रोल, जो पीओके और भारत के मध्य है, जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है। तो दोस्तों, लाइन ऑफ कंट्रोल जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में भारत व पाकिस्तान के आधिपत्य वाले क्षेत्रों के बीच की रेखा है। इसके दोनों ओर देशों के सैनिक तैनात रहते हैं। दोनों देशों के सैनिक तैनात रहते हैं। यह दोनों देशों के बीच एक काल्पनिक रेखा है, इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नहीं है। वस्तुतः पहले इस रेखा को सीज फायर लाइन के नाम से जाना जाता था। देखिए, सीज फायर क्या था? जब पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रधानमंत्री थे और जब यह वॉर हुई थी, पाकिस्तान ने वॉर छेड़ा था, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सीज फायर के माध्यम से इस युद्ध को रोका था। और जो सीज फायर होता है, सीज फायर का मतलब है कि जहाँ तक, जैसे कि ये बॉर्डर है, जैसे कि ये हमारा जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है, एक मिनट बना के बता देते हैं आपको। ये हमारा जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है, तो पाकिस्तान की सेना यहाँ तक घुस गई थी। ये पीओके वाला क्षेत्र है, ये लाइन है हमारी। तो दोस्तों, पाकिस्तान की सेना जब यहाँ तक घुसी और हमारी सेना भी यहाँ पहुँची, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सीज फायर कर दिया। सीज फायर का मतलब है कि जहाँ जिसकी सेना है वहीं पे रुक जाए और युद्ध समाप्त हो जाए। तो यहाँ पे सेना रुक गई और यहाँ पे ये काल्पनिक रेखा बनाई गई, तो इसको बोलते हैं सीज फायर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
पाक अधिकृत कश्मीर मतलब पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। देखते हैं इसके बारे में। वर्ष 1947 में स्वतंत्रता के उपरांत पाकिस्तान ने स्थानीय कबालियों की सहायता से कश्मीर पर आक्रमण कर दिया और एक बड़े भूभाग पर अधिकार कर लिया। यही क्षेत्र पाक अधिकृत कश्मीर कहलाता है। यह वर्तमान में भी पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में है। पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी क्या है दोस्तों? मुजफ्फराबाद है। क्या है? मुजफ्फराबाद है। चलिए आगे देखते हैं। भारत म्यांमार के बीच सीमा रेखा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि भारत और म्यांमार के बीच में सीमा निर्धारण कौन करता है, कैसे है, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो दोनों देशों के बीच हिमालय से निकलने वाली पूर्वी पर्वत श्रेणियाँ, जिनमें देखिए पर्वत श्रेणियाँ कौन कौन सी है? लुसाई, पटकोई, इसको पटकाई भी बोलते हैं, और अराकानयोमा सम्मिलित है। यह स्थलीय सीमा बनाती है। कौन कौन सी है पर्वत श्रेणी? लुसाई, पटकाई या पटकोई, अराकानयोमा या अराकान, बस कहीं कहीं अराकान नाम बस मिलता है, तो अराकानयोमा या अराकान आए तो बात एक ही है। लुसाई, पटकोई, अराकानयोमा सम्मिलित है जो स्थलीय सीमा बनाती है। ये भारत को इरावदी नदी की घाटी द्वारा म्यांमार से अलग करती है। देखिए कौन सी नदी से? इरावदी नदी की घाटी जो है के द्वारा म्यांमार से अलग करती है। पूर्व की ओर तिब्बत से आने के लिए ब्रह्मपुत्र की घाटी और चीन की ओर से आने के लिए मेकांग, इरावदी, साल्विन नदियों की घाटियों में एन, तुंगप, मणिपुर, तुलु, तेलु दर्रे स्थित हैं। लेकिन अराकानयोमा के वनों से आच्छादित होने तथा घाटियों गहरी होने और धरातल उबड़ खाबड़ होने से इनका उपयोग व्यापार अथवा प्रवास के लिए कम ही किया जाता है। क्योंकि उबड़ खाबड़ रास्ता है और वन ज़्यादा हैं, इसलिए यहाँ पे इसका उपयोग व्यापार अथवा प्रवास के लिए कम किया जाता है। भारत के 4 राज्य हैं जो म्यांमार से लगते हैं। कौन कौन से हमने देख चुके हैं पहले भी? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा। ये 4 राज्य हैं जो म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। भारत म्यांमार सीमा पर मुक्त आवागमन व्यवस्था लागू है, मतलब फ्री मूवमेंट रिजिम। क्या है? फ्री मूवमेंट रिजाइम, मुक्त आवागम व्यवस्था, जो सीमा क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों को बिना वीज़ा प्रतिबंधों के सीमा के दोनों ओर 16 किलोमीटर तक आवागमन की अनुमति प्रदान करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के लोग, म्यांमार के लोग 16 किलोमीटर तक अंदर आ जा सकते हैं बिना वीज़ा के। चलिए आगे देखते हैं। भारत चीन सीमा निर्धारण। तो दोस्तों भारत चीन सीमा का निर्धारण कब हुआ? तो मैकमोहन रेखा बोलते हैं उसको। अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत व चीन के मध्य उत्तर पूर्व में यह सीमा रेखा 27 अप्रैल 1914 को, डेट याद रखिए आप, 27 अप्रैल 1914 को सीमा निर्धारण की गई थी, जिसे मैकमोहन रेखा कहा गया। इसका नामकरण सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया। वर्ष 1914 में हुए शिमला समझौते में इसे दोनों देशों ने सीमा रेखा के रूप में स्वीकार कर लिया। देखिए ब्रिटिश व तिब्बत ने भी इसे आधिकारिक तौर पर सीमा रेखा मान लिया, लेकिन चीनी प्रतिनिधि की ओर से सीमा रेखा पर हस्ताक्षर करने के बावजूद चीनी सरकार ने इसका अनुमोदन नहीं किया। वर्तमान में भारत तो इसे सीमा मानता है, लेकिन चीन इसे तथाकथित मैकमोहन रेखा कहता है। चलिए LAC क्या है दोस्तों? जो अपना जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला क्षेत्र है, आपको हम बता देते हैं। ये हमारा भारत देश का ऊपरी हिस्सा है। 1962 में चीन ने आक्रमण करा था भारत पे, वॉर हुआ था। तो जहाँ तक चीन घुस गया था अंदर भारत में, तो वहाँ पे एक सीज़ फायर कर दिया गया था 1962 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के काल में। तो यहाँ पे और अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में, तो अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में जो अधिकार हुआ था, तो चीन ने तो उसे छोड़ दिया अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण, लेकिन ये वाला क्षेत्र में उसने अधिकार कर लिया। क्योंकि हमने तुरंत ही पाकिस्तान से युद्ध लड़े थे, हमारे पास उतनी शक्ति नहीं थी भारत देश के पास, तो हम युद्ध जीत नहीं पाए। लेकिन
यहाँ पे सीज फायर के माध्यम से जो बन गया है तो उसको LAC क्षेत्र कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं। चलिए आगे जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC भारत व चीन के बीच वास्तविक सीमा है। यह रेखा जम्मू कश्मीर में भारत अधिकृत क्षेत्र व चीन अधिकृत क्षेत्र अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है और अक्साई चीन को अलग करती है। यह लद्दाख, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। यह भी एक सीज फायर लाइन है, युद्ध विराम रेखा, क्योंकि 1962 के युद्ध के बाद जहां दोनों देशों की सेनाएं तैनात थी उसे वास्तविक रेखा मान लिया गया था। चलिए LAC के बारे में हमने बात कर लिए हैं। अब देखते हैं दोस्तों हम भारत के बारे में हम एक दृष्टि में हम जानकारी लेंगे और हम आज क्लास विराम करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं भारत देश कौन सा है? भारत। अन्य नाम क्या मिलेंगे? आर्यवर्त, जम्बूद्वीप नाम किसने दिया? तो जम्बूद्वीप बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो बौद्धों के द्वारा नाम दिया गया है। भारतवर्ष, हिंदुस्तान, भारत नाम राजा भरत के द्वारा के नाम पर रखा गया। हिंदुस्तान और इंडिया नाम ईरानियों ने दिया और हिंदुस्तान नाम किसने दिया दोस्तों? हिंदुस्तान नाम दिया है दोस्तों, माफ़ कीजिए, हिंदुस्तान नाम ईरानियों ने दिया है और इंडिया नाम किसने दिया है? तो यूनानियों ने इंडिया नाम दिया है और हिंदुस्तान नाम किसने दिया है? तो ईरानियों ने हिंदुस्तान नाम दिया। भारतवर्ष राजा भरत के नाम पर पड़ा। अब देखते हैं भारत की राजधानी क्या है दोस्तों? दिल्ली है। भौगोलिक स्थिति क्या है? तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ज्यामितीय आकृति कैसी है भारत की? तो चतुष्कोणीय है। कैसी है दोस्तों? चतुष्कोणीय आकृति है। चलिए और देखते हैं अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या होता है? जैसे ये अपनी पृथ्वी गोल है तो जो काल्पनिक रेखा खींची गई है पूर्व से पश्चिम की ओर उसको अक्षांश रेखा बोलते हैं। तो दोस्तों अक्षांश रेखा मतलब हमारा ऐसे मापेंगे हम। तो दोस्तों देखते हैं अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, मतलब भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर से 8 डिग्री 40 मिनट पड़ेगा। तो 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक अक्षांशीय विस्तार है भारत का। और देशांतरी विस्तार क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है। चलिए आगे देखते हैं मानक समय रेखा। दोस्तों मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर प्रयागराज इलाहाबाद के समीप मिर्ज़ापुर का समय है। ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटे आगे है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों। अब देख लीजिए कौन कौन से राज्य हैं। आपको याद भी रख सकते हैं आप, और याद रखना पड़ेगा क्योंकि पेपर में पूछता है कौन से राज्य हैं जहां से मानक समय रेखा गुजरती है। या ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन घुमा के भी, अगर आपको 5 राज्य याद हैं तो वो कौन सा राज्य नहीं है, मतलब कौन सा राज्य है जिससे मानक समय रेखा नहीं गुजरती, आपको वो भी याद रखना है। अगर आपको 5 राज्य याद हैं तो आप बिल्कुल ऑप्शन से आप खेल सकते हैं। चलिए कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या है? भौगोलिक विस्तार। देखिए भौगोलिक विस्तार क्या है? भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम जो है चौड़ाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है। स्थलीय सीमा कितनी है? स्थलीय सीमा है 15,106.7 किलोमीटर और हमें कहीं कहीं देखने को मिलता है 15,200 किलोमीटर भी, आपको ये भी याद रखना है। और जलीय सीमा है दोस्तों
भारत की मुख्य जलीय सीमा कौन कितनी है? तो 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। अगर मिलाएं हम लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मिलाएं तो 7516.6 किलोमीटर की सीमा जलीय सीमा बनाता है। चलिए, प्रादेशिक जल सीमा कितनी है हमने अभी पढ़ चुके हैं पहले। समुद्र तट से 12 समुद्री मील, 12 नॉटिकल मील। और संलग्न क्षेत्र क्या है? प्रादेशिक जल सीमा से 12 मील से 12 नॉटिकल मील से आगे 24 नॉटिकल मील तक का। अब देखते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र क्या है? तो जो संलग्न क्षेत्र है उसके आगे, मतलब 24 किलोमीटर, 24 नॉटिकल मील से आगे 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र अनन्य आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भारत की जलवायु कैसी है दोस्तों? तो मानसूनी जलवायु है। और मानसून शब्द किसने दिया? तो अल मसूदी ने दिया। किसने दिया? अल मसूदी ने दिया। ये आपको भी फैक्ट थोड़ा थोड़ा हम बताते चलेंगे। चलिए, क्षेत्रफल कितना है भारत का? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत 2.42% है। ये भी मिलेगा, 2.4 भी प्रतिशत मिल सकता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान कितना है? तो 7वां स्थान है भारत का। चलिए, कुल जनसंख्या कितनी है? कुल जनसंख्या हम देखते हैं 121,08,54। देखिए, 121 करोड़ 8,54,977 कुल जनसंख्या है। जो विश्व की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है? तो 17.5% है। यह कई बार प्रश्न पूछा गया है कि भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 17.5% है। दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान कौन सा है? तो दूसरा स्थान है। अभी 2011 के अनुसार दूसरा स्थान है। लेकिन दोस्तों, वर्तमान में है, भारत देश पहले स्थान पर आ चुका है और दूसरे स्थान पर चाइना है। भारत की पुरुष जनसंख्या कितनी है? तो 62,32,70,258 कितनी जनसंख्या है? 62,32,70,258 है। महिला जनसंख्या कितनी है? 58,75,84,719 कितनी है दोस्तों? 58,75,84,719। ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? तो 83.37 करोड़ है, जो कि 68.8% है कुल जनसंख्या का। विश्व की नहीं, भारत की कुल जनसंख्या का। शहरी जनसंख्या कितनी है? तो दोस्तों, शहरी जनसंख्या है 37.71 करोड़। और कुल जनसंख्या का कितना है? तो 31.16% कुल जनसंख्या है। ये कौन सी जनसंख्या है? शहरी जनसंख्या कुल भारत की जनसंख्या का 31.16%। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर तो 17.64%। 17.64% 2001 से 2011 के मध्य में इतनी वृद्धि हुई है। देखिए, लिंगानुपात कितना है? 943 प्रति हजार पुरुषों पर। तो लिंगानुपात कैसे निकालते हैं दोस्तों? प्रति हजार पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? तो 943 महिलाएं हैं। चलिए, शिशु लिंगानुपात कितना है? तो 918 है। कितना है दोस्तों? 918 प्रति हजार पुरुषों पर। जनसंख्या घनत्व 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। कितना है दोस्तों? 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। चलिए, आगे देखते हैं और जानकारी लेते हैं। ये हमारा सेकंड क्लास का लास्ट चैप्टर बचा हुआ था। वीडियो उस बार लंबा हो रहा था, इसलिए हम अभी पढ़ा रहे हैं इसको। चलिए, देखते हैं कुल साक्षरता कितनी है। तो दोस्तों, कुल साक्षरता है 74.04%। आपको कहीं कहीं डेटा मिलेगा ओनली 74%, लेकिन ऐसा नहीं है।
लेकिन इसके माध्यम से अगर हम देखें तो 74%, 74.04% मिलेगा। पुरुष साक्षरता कितनी है? तो 82.14% है। कितनी है? 82.14% है। और महिला साक्षरता है दोस्तों 65.46%। चलिए अब देख लेते हैं। और हम अनुसूचित जाति जनसंख्या 20,13,78,086, ये 2011 के माध्यम से डेटा है, जो कुल जनसंख्या का 16.6% है। चलिए अनुसूचित जनजाति देख लेते हैं। एसटी जनजाति। तो दोस्तों एसटी जनजाति है 10,42,81,034। तो दोस्तों कुल जनसंख्या का कितना है? 8.6% है। अब देख लेते हैं हम राज्यों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों राज्यों की संख्या है 28। केंद्र शासित प्रदेश की संख्या है 8, यह आप सभी को याद है। पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार कितना है? तो 10.7% है पर्वतीय क्षेत्र का। और पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार कितना है? तो 18.6%। पठारी क्षेत्र का विस्तार कितना है? तो 27.7% है। एक बार फिर से देख लेते हैं। पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार 10.7% है, पहाड़ी क्षेत्र का है 18.6%, पठारी क्षेत्र का विस्तार है दोस्तों 27.7%, और मैदानी क्षेत्र का सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र है भारत में 43% है, 43% है जो मैदानी क्षेत्र का विस्तार है। अब देख लेते हैं हम कर्क रेखा। कर्क रेखा पर स्थित 8 राज्य। तो दोस्तों 8 राज्य से गुजरती है कर्क रेखा। वो राज्य कौन कौन से हैं हमको याद रखना है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये सीक्वेंस वाई है। जैसे कि जहाँ से रेखा गुजर रही है पहले गुजरात में आएगी। ये काल्पनिक रेखा है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। तो सबसे पहले गुजरात राज्य पड़ेगा, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश से गुजरेगी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 8 ऐसे राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा भारत से गुजरती है। और बीच में अगर देश पूछा जाए तो बांग्लादेश से भी कर्क रेखा गुजरती है। चलिए समय रेखा पर स्थित 5 राज्य हमने पढ़ चुके हैं अभी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य हैं जहाँ से मानक समय रेखा गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े राज्य, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं दोस्तों? तो कुल संख्या हमने पहले भी बता चुके हैं, 18 है। कितने हैं? 18। तेल शोधनशाला की संख्या कितनी है भारत में? तो तेल शोधनशालाओं की संख्या कितनी है दोस्तों? 23 है। कितनी है? 23 है। और राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है दोस्तों? 599 है। 600 भी हो चुकी है और अभी बढ़ भी चुकी है, उसका डेटा हम जल्दी ही लेकर आएंगे। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 599। बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? 13। राष्ट्रीय पशु क्या है दोस्तों? तो राष्ट्रीय पशु बाघ है, जिसको हम इंग्लिश में टाइगर बोलते हैं। ये तो आप सभी को पता ही होगा। राष्ट्रीय विरासत पशु, देखिए राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। और विरासत पशु क्या है? तो हाथी है, एलिफेंट है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है, पिकॉक। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है दोस्तों? बरगद है, बनियान ट्री। राष्ट्रीय पुष्प क्या है दोस्तों? कमल है, लोटस बोलते हैं इंग्लिश में। और राष्ट्रीय चिन्ह क्या है दोस्तों? तो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, जो कहाँ से लिया गया है? सम्राट अशोक के अशोक स्तंभ से लिया गया है। राष्ट्रीय गान क्या है दोस्तों? तो जनगण मन है, जिसके रचयिता श्री गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, जिन्होंने पहली बार गायन कब किया था? 1911 में गायन किया था। कहाँ पे गायन किया था? तो जब दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, जॉर्ज पंचम और मिस मैरी जब भारत आए थे, दिल्ली दरबार आयोजन हुआ था, तब 1911 में उनके समक्ष यह गाना, यह राष्ट्रीय गान गाया गया था 1911 में। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित है, जो आनंद मठ से लिया गया है। जिसका पहली बार गायन कब हुआ दोस्तों? तो 1896 में इसका पहली बार गायन हुआ था। ये आपको हम फैक्ट भी बताते चल रहे हैं। राजकीय भाषा कौन सी है हमारी? हिंदी है। लिपि क्या है? देवनागरी है राष्ट्रीय लिपि। राष्ट्रीय वाक्य क्या है?
तो राष्ट्रीय वाक्य है दोस्तों सत्यमेव जयते। क्या है दोस्तों? सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय ध्वज क्या है हमारा? तिरंगा है। राष्ट्रीय नदी क्या है दोस्तों? गंगा नदी है। यह आप सभी को पता है, राष्ट्रीय नदी है गंगा नदी है। और आगे चलें तो लास्ट है हमारा दोस्तों राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो राष्ट्रीय जलीय जीव है दोस्तों गंगा डॉल्फिन, जो कहाँ पे पाई जाती है? अलकनंदा और भागीरथी नदी की जो गहरी जब जब उनका मिलन स्थान है, तो वहाँ पे दोस्तों गंगा डॉल्फिन पाई जाती है, और उसी को हमने क्या दिए हैं? राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिए हैं। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पे विराम लगाते हैं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और हमारा उद्देश्य है दोस्तों कि आपको अच्छे से अच्छी शिक्षा दें, ताकि जल्द से जल्द हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाइड हो और हम किसी अच्छे उच्चतम पद पर नियुक्त हों। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें, लाइक करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों क्लास को विराम लगाते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।